हेलो स्टूडेंट्स, जेई मेन 2020 का अप्रैल अटैम्प्ट जो कि कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन होकर फाइनली सितंबर में हो रहा है, उसमें 2 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का फिजिक्स का पेपर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला है कि कम्युनिकेशन के लिए यूज होने वाले एलसीआर सर्किट में इसमें से कौन सा एलसीआर का कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए फॉर बेटर ट्यूनिंग। तो फॉर बेटर ट्यूनिंग ये थ्योरी का पार्ट होता है कि फॉर बेटर ट्यूनिंग यू नीड टू हैव हायर क्वालिटी फैक्टर। लिख लेते हैं अपन, फॉर better tuning we need higher क्वालिटी फैक्टर। और क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला जो कि आपको याद करना होता है वो होता है 1/r√L/c। तो जो चार ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं उन चारों ऑप्शंस में हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है क्वालिटी फैक्टर की, और जिसमें हाईएस्ट वैल्यू आए दैट विल बी द आंसर। तो सारे ऑप्शंस चूज करने के बाद जिसमें हाईएस्ट क्वालिटी फैक्टर आता है वो है इन विच रेजिस्टेंस इज गिवन 15 ohms, inductor is given 3.5 Henry, and capacitance is given 30 microfarad. So this will be the answer. Okay. इस नेक्स्ट क्वेश्चन में एक गैलेक्सी जिसमें स्फेरिकली सिमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन है, इवन दो रेडियल डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है, बट स्फेरिकली स्पीकिंग मास जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है। उस गैलेक्सी में एक स्टार जिसका मास m है वो कैपिटल R के रेडियस की ऑर्बिट में घूम रहा है। तो हमें उसकी ऑर्बिट में उसके टाइम पीरियड का रेडियस के साथ क्या डिपेंडेंस होगा वो हमें फाइंड करना है। तो देखो, अगर गैलेक्सी में जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक है, तो मान लो ये है सेंटर गैलेक्सी का, r डिस्टेंस पर वो स्टार हो गया जिसका मास स्मॉल m है, ठीक है। और इसमें जो वॉल्यूम मास डेंसिटी है वो k/r है। स्मॉल r इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ गैलेक्सी। मास तो इसके बाद भी होगा, ठीक है, गैलेक्सी डज नॉट एंड हियर, बट इसके बाद भी मास है उससे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इस स्टार पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए, दैट विल बी ओनली ड्यू टू द टोटल मास ऑफ गैलेक्सी जो कि इस स्फेरिकल शेप के अंदर आ गया है ना। अगर स्फेरिकली सिमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमें मालूम है कि इसके बाद जितना भी मास होगा उसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड विल बी जीरो। तो मुझे क्या करना है कि मान लो इसके अंदर कैपिटल R रेडियस के अंदर टोटल मास जो है वो कैपिटल M आ गया, तो उस मास के कारण इसके ऊपर जो फोर्स लगने वाला है वो फोर्स क्या होगा। हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहां पर हम लोग थिन हॉलो स्फेरिकल शेल्स मानते हैं अपन, जिनका रेडियस स्मॉल r है मान लो एक का, और थिकनेस जो है वो dr है। तो ऐसी जितनी भी थिन शेल्स होंगी उनके ऊपर जो मास डेंसिटी होगी दैट विल डिपेंड ऑन स्मॉल r लाइक दिस। और ये जो हॉलोस्फेयर बनेगा अपने पास, इसके कारण जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी दैट विल बी इक्विवेलेंट टू व्हाट, कि सपोज जैसे कि पूरा मास सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड हो, उससे जो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड आती जो ये एक्सपीरियंस करता, वैसी ही ग्रेविटेशनल फील्ड इस हॉलोस्फेयर के कारण होगी, क्योंकि इस हॉलोस्फेयर पे तो मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, करेक्ट, क्योंकि हॉलोस्फेयर की थिकनेस जो है वो एकदम इनफाइनेटिसिमली स्मॉल है। तो इसीलिए मैं ये बोल सकता हूँ कि ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ हॉलोस्फेयर्स जो बनेंगे उनके कारण इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगी दैट विल बी इक्विवेलेंट टू एज इफ पूरा का पूरा मास सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड होता और वो इसके ऊपर जो फील्ड लगाता, ठीक है, इस पॉइंट पे जो फील्ड लगाता और उसके कारण जो इसके ऊपर फोर्स लगता। तो मुझे एक्चुअली इसके ऊपर जो फोर्स लिखना है दैट फोर्स विल बी Gm इंटू स्मॉल m अपॉन r²। अभी भी यही होगा, अगर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होता तो भी यही होता, अभी भी यही होगा, बस ये मास कैलकुलेशन डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि मास डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे, बट फोर्स इफेक्टिवली आने यही वाला है। एंड दिस विल बी इक्वल टू mv²/r। तो ये एक r कैंसिल कर दिया, यहाँ से स्मॉल m कैंसिल कर दिया, स्पीड कितनी आ जाती है अपने पास √Gm/r। ये वही ऑर्बिटल स्पीड है जो कि यूजुअली सर्कुलर ऑर्बिट में होती है कोई भी सैटेलाइट की, जब वो मान लो किसी
स्टेशनरी मास के अराउंड कोई सैटेलाइट या फिर किसी स्टार के अराउंड कोई प्लैनेट घूम रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये स्पीड है तो टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2πr अपॉन स्पीड। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2πr⁴ अपॉन √gm। √gm/r जो स्पीड की वैल्यू वो यहाँ पे रख दी, तो ये आ गया। अब हमारा पर्पस क्या बचा, m निकालना। m निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो मैं शेडेड रीजन बना रहा हूँ इसका मास लिखेंगे और फिर इंटीग्रेशन करेंगे अपन 0 से लेकर कैपिटल R तक। ठीक है, तो इस मास को कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ वॉल्यूम मास डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय शेडेड रीजन का वॉल्यूम वो होगा 4πr² dr एंड इंटीग्रेशन विल बी डन फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। डेंसिटी की वैल्यू k/r रख देंगे हम लोग, तो यहां से आ जाएगा अपने पास 4πk r dr फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। तो यहां से जो मास की वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 2πk r², क्योंकि r²/2 आएगा, 2 से इसको कैंसिल करके ये 2 बचेगा। इस मास की वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है, तो मैं यहाँ कंटिन्यू कर देता हूँ। टाइम पीरियड विल बी 2πr⁴ अपॉन √g 2πk r²। ये अंडर रूट से r² बाहर आएगा तो r बचेगा और ऊपर r⁴ है। तो फाइनली जो टाइम पीरियड की डिपेंडेंस आई रेडियस पर, दैट इज टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू r⁴ ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें रेजिस्टेंस कंपेयर करने के लिए बोला गया है कॉपर, एल्यूमिनियम, मर्क्यूरी और टंगस्टन के बीच में। ठीक है, तो रेजिस्टेंसेस कंपेयर करने हैं, जबकि हमें ये जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपली ये तो डेटा आपको पता होना चाहिए, ऐसी बात है, इसमें कोई कैलकुलेशन तो करना नहीं है, बट हमें रेजिस्टिविटी की वैल्यूज का आइडिया होता है ना। रेजिस्टेंस कंपेयर करना है, इसका मतलब है वी नीड टू अज्यूम कि इन सारे मटेरियल से जो रेजिस्टेंस बना होगा उसके लेंथ और एरिया ये सारी चीजें सेम होगी। तो जो रेजिस्टेंस होता है ρl अपॉन एरिया, उसमें रेजिस्टिविटी के बेसिस पे फिर हम कंपैरिजन कर पाएंगे। ठीक है, तो अज्यूमिंग कि इनका शेप एंड साइज सब कुछ सेम है, तो हम रेजिस्टेंसेस को कंपेयर कर सकते हैं। एंड दिस इज जस्ट समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। रेजिस्टेंस कॉपर का सबसे कम, फिर एल्यूमिनियम, फिर टंगस्टन, और लास्ट मटेरियल जो दिया हुआ है वो मर्क्यूरी। तो ये ऑर्डर होता है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगाना है अपने को, कि एक प्लैंक है जो कि m मास का है और उस पर एक 2m मास का ब्लॉक और लटका रखा है हमने, किस पॉइंट से उसको हैंग किया है वो बता रखा है, और TA और TB की वैल्यू से रिलेटेड अपने से क्वेश्चन पूछा है। तो ये प्लैंक बना लिया मैंने, यहाँ से जो स्ट्रिंग टेंशन लगाएगी उसको TA बोल दिया इस एंड पर, इसको बोल दिया TB, इस पॉइंट को बोल दिया मैंने A। प्लैंक, यूनिफॉर्म प्लैंक जो है उसका मास अगर m है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो उस पर वो ये लगेगा mg, और यहाँ पर 2m मास हैंग कर रखा है जिसका टेंशन फोर्स लगेगा, स्ट्रिंग से जो हैंग किया उसका टेंशन फोर्स, बट वो जो 2m मास वाला ब्लॉक है उसके ऊपर देखें तो 2mg नीचे लगेगा और वही टेंशन उसके ऊपर लगेगा, है तो इक्विलिब्रियम पे, तो दिस टेंशन विल बी इक्वल टू 2mg। और ये जो डिस्टेंस है ये है 75 सेंटीमीटर्स। ओवरऑल जो लेंथ है इसकी दैट इज 100 सेंटीमीटर्स। ये उसके सेंटर पे लग रहा होगा तो दिस वुड बी 50 सेंटीमीटर्स। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट TA एंड TB। तो TA और TB कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट हम लोग इसमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कंसिडर करते हैं इस सिस्टम का, प्लैंक का। तो मैंने लिखा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कंसिडर किया, तो उसमें तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, दैट मीन्स TA प्लस TB मस्ट बी इक्वल टू 3mg। फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंसिडर किया, इसमें क्या किया, हम टॉर्क बैलेंस करेंगे। अब अगर नेट फोर्स 0 होता है
तो टॉर्क एक्चुअली हम इस रॉड कोई भी पॉइंट के अबाउट निकाल लें वो बैलेंस आउट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेम आएगा, फोर्स कपल में ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अपन। तो दैट मीन्स मैंने लिया समेशन ऑफ टॉर्क अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, बिकॉज रोटेशनली दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। तो टी ए का टॉर्क तो 0 हो गया, एम जी का टॉर्क आएगा एम जी इंटू 50 सेंटीमीटर्स, ठीक है। ए पॉइंट के अबाउट देखेंगे तो अपन एम जी का टॉर्क इस सेंस में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है इसको, प्लस 2 mg इंटू 75 सेंटीमीटर्स माइनस टी बी इंटू 100 सेंटीमीटर्स मस्ट बी इक्वल टू 0। तो 25 से ये टर्म्स कैंसिल करें तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 आएगा। ये कितना आ गया अपने पास, देखो 6 mg प्लस 2 mg 8 mg इज इक्वल टू 4 TB। तो टेंशन B इज इक्वल टू 2 mg। एक तो ये वैल्यू आ गई, और इन दोनों का सम क्योंकि 3 mg के बराबर था तो TA इज इक्वल टू mg भी आ गया। तो ये दो वैल्यूज अपने पास आ गई जो कि इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी, और उससे रिलेटेड ऑप्शंस जो हैं उसको सेलेक्ट करना था। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये पैराबोला की शेप का एक वायर फ्रेम है और उसको ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं वाई एक्सिस के अबाउट, ठीक है। उसमें एक बीड है मास m की जो कि A, B वाले पॉइंट पर स्टेशनरी रहती है विदाउट एनी फ्रिक्शन। तो हमें फाइंड करना है कि वो ओमेगा कितना है। डायग्राम बना लेते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ये जो पैराबोला है इसकी इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू 4cx², और बीड यहाँ पर है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं A, B, ठीक है। तो मैंने इसका वायर के फ्रेम में चले जाते हैं, mg हो गया, इस डायरेक्शन में वायर से नॉर्मल लग जाएगा, और एक अपन वायर के फ्रेम में चले गए तो कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट कर रहा है ये वायर, तो हम एक सूडो फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते थे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि होगा m²x, जहां पर x क्या होगा, इस पॉइंट के सर्कुलर पाथ का रेडियस, जो कि ये होगा, जो कि कितना है a, ये रहा। अब इस वायर के रेफरेंस फ्रेम में ये बीड जो है उसकी पोजीशन तो चेंज हो नहीं रही, मतलब कि ये क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, मतलब कि इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। अब नेट फोर्स 0 करना है तो मुझे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस चूज करनी है। तो मैंने चूज करी एक ये एक्सिस, एक टैंजेंशियल एक्सिस, और एक उसके परपेंडिकुलर जिस डायरेक्शन में नॉर्मल लग रहा है। तो नॉर्मल का तो कोई कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन mg और m²a का कंपोनेंट लेना होगा। सपोज इस टैंजेंट का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है दैट इज थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, दिस एंगल। तो इसका इधर कंपोनेंट आ जाएगा m²a cos थीटा, और mg का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट जो होगा वो होगा mg sin थीटा, बिकॉज दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। दोनों के इस डायरेक्शन में भी कुछ कंपोनेंट आएंगे, तो mg cos थीटा और m²a sin थीटा, जो कि नॉर्मल से बैलेंस होंगे। बट सिंस हमें नॉर्मल से कोई मतलब नहीं है, हमें इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर देते हैं, तो हमें मिलता है m²a cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा। यहाँ से m कैंसिल किया मैंने, यहाँ से हमारे पास ओमेगा जो हमें फाइंड करना है उसकी वैल्यू आती है √g/a एंड tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा मुझे चाहिए, तो ये tan थीटा जो है वो इस टेंजेंट का स्लोप है। तो किसी भी कर्व पे बनाई गई टेंजेंट का स्लोप कैसे मिलता है अपने को, तो ये हम साइड में कैलकुलेशन कर लेते हैं कि tan थीटा इज सिंपली dy/dx, और dy/dx करेंगे अपन इसका, तो क्या मिलता है 8
सी एक्स, सी तो कांस्टेंट है, 4c एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो ये आता है। और अगर स्लोप अपन निकालें dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू a निकाले जहां पर हमें चाहिए, तो ये हो जाएगा 8ca, x की वैल्यू रख दी, तो ये वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं। ये आएगा अपने पास अंडर रूट जी बाई ए मल्टीप्लाइड बाई 8ca, a कैंसिल, तो ये आ जाएगा अपने पास 2√2 जी इंटू सी, ओमेगा की वैल्यू जो हमसे पूछी गई थी। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन कोलिजन का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में जो सिचुएशन दी है उसमें m मास की बॉडी, सपोज आई कंसिडर कि ये डायरेक्शन जो है दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, x एंड y की डायरेक्शन ये है। तो ये m मास की वेलोसिटी इनिशियली u y कैप वेलोसिटी से आती है और 3m मास की बॉडी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है उससे टकराती है। हेड ऑन कोलिजन नहीं है, क्योंकि अगर हेड ऑन कोलिजन होता तो सारी वेलोसिटीज एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही रहती बिफोर एज वेल एज आफ्टर कोलिजन। बट इसमें जो आफ्टर कोलिजन वाली सिचुएशन दी है उसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ कि आफ्टर कोलिजन ये पाया जाता है कि m मास की जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी हो जाती है v j कैप, और 3m मास की जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी पता नहीं हमें, तो उसकी वेलोसिटी के मैंने दो कंपोनेंट्स मान लिए vx एंड vy। ठीक है, तो इस तरह से अपने को क्वेश्चन में जो सिचुएशन दी है वो हमें फाइंड करना है u और v के बीच में रिलेशन, और कोलिजन जो है वो इलास्टिक कोलिजन है तो e की वैल्यू 1 है। तो इस क्वेश्चन में देखो, कोई एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, तो मैं एक बार कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाता हूं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, m इंटू यू इज इक्वल टू 3m इंटू वी एक्स। दैट मीन्स वी एक्स की वैल्यू मिल गई हमें u बाई 3। वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन y डायरेक्शन, तो उसमें मिलेगा अपने को कि इनिशियली कोई लीनियर मोमेंटम था ही नहीं y डायरेक्शन में, बाद में mv माइनस 3m इंटू वी वाई, माइनस क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन नेगेटिव y एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है, होगी क्योंकि इनके y डायरेक्शन में मोमेंटम कैंसिल नहीं होंगे, तो y डायरेक्शन में टोटल मोमेंटम 0 कैसे आएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास। अब वी वाई की वैल्यू यहां से आ जाती है v बाई 3। ये दो रिलेशन हो गए। अब लेकिन हमारे पास ऑब्लिक कोलिजन है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट का कुछ नहीं पता, क्योंकि एंगल नहीं पता है अपने को कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना बनेगा, है ना। तो एक इन्फॉर्मेशन जो E इक्वल टू 1 है उससे ये कंफर्म हो जाता है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो हमने लिखा इनिशियल E इज इक्वल टू 1, देयरफॉर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखें अगर तो हाफ m u स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखे हैं तो m मास वाले पार्टिकल की तो हाफ m v स्क्वायर, और इसकी अगर टोटल स्पीड लिखूं तो क्या होगी, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखा अपन ने हाफ 3m, स्पीड का स्क्वायर होगा तो अंडर रूट तो हट जाएगा, और वी एक्स ये रहा, ये आ जाएगा u स्क्वायर बाय 9, और वी वाई स्क्वायर देखेंगे तो ये आ जाएगा v स्क्वायर बाय 9, इसका स्क्वायर। यहाँ से ये मास तो कैंसिल कर देते हैं और ये 2 का फैक्टर भी कैंसिल कर देते हैं। क्या आ रहा है अपने पास, तो अपने पास आ रहा है यहाँ से u स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बाय 3 और प्लस v स्क्वायर बाय 3।
तो यहाँ से आता है अपने, अब ये टर्म इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो 2u²/3 इज इक्वल टू 4v²/3, u इज इक्वल टू √2 इंटू v हमारे पास फाइनल आंसर आता है। तो दिस इज द फाइनल रिलेशन बिटवीन u एंड v। ओके, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि फोर्स, एरिया और वेलोसिटी के टर्म्स में अपने को डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है यंग्स मॉडुलस का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस होता है, तो मुझे अगर डायमेंशन निकालनी है यंग्स मॉडुलस की तो वो स्ट्रेस के डायमेंशन के बराबर होगी। और स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो ये तो F फोर्स, एरिया और वेलोसिटी के टर्म्स में तो निकालना था, तो F1 A-1 और वेलोसिटी के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो ये आ गया अपने पास यंग्स मॉडुलस का डायमेंशनल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फोर्स, एरिया एंड वेलोसिटी। ओके, इस क्वेश्चन में जो सिचुएशन दी हुई है उसको बना लेते हैं हम लोग। ये डिस्टेंस A है, ये सिलेंडर का रेडियस R, ये पॉइंट P, दिस पॉइंट इज O, और OP लाइन के परपेंडिकुलर F फोर्स लग रहा है। ठीक है, इस तरह से बोला है कि कितना मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे कि हम इस सिलेंडर को लिफ्ट कर सकें। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको हवा में उठाना है, बस मिनिमम फोर्स जिससे कि लिफ्ट कर सके, मतलब ग्राउंड से कांटेक्ट छूट जाए उसका। और ग्राउंड से कांटेक्ट छूटेगा तो ये P पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा। तो P पॉइंट के अबाउट अगर इसको इस तरह से रोटेट करना है, दैट मीन्स इस फोर्स का टॉर्क mg के टॉर्क से ज़्यादा हो जाए, जस्ट ज़्यादा हो जाए, तो ये उठ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है? टॉर्क ऑफ दिस फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन टॉर्क ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इस फोर्स का टॉर्क लिखना है तो हमारे पास आएगा F इंटू आर, और ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर इस डायरेक्शन में लग रहा है mg। मुझे उसका, ये तो r डिस्टेंस तो हो ही गई, मुझे mg का परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए होगा r के, और उसके लिए एंगल की जरूरत पड़ेगी। तो ये एंगल अगर थीटा है तो दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, और यहाँ पर कंपोनेंट आ जाएगा mg साइन थीटा। ठीक है, तो mg साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय r, mg कॉस थीटा तो इस तरफ आ जाएगा, उसका कोई टॉर्क नहीं आएगा। अब यहाँ से r तो कैंसिल कर देते हैं, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए हमें। तो देखो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी, ये जो डिस्टेंस है ये तो r हो गई, ये डिस्टेंस a हो गई, तो ये कितने हो जाएगा? r माइनस a, और ये कितना हो जाएगा? r। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं अपन, दैट विल बी इक्वल टू r माइनस a अपॉन r। और हमें यहाँ पर क्या चाहिए? साइन थीटा चाहिए, तो f मस्ट बी ग्रेटर देन mg। तो ये साइड चाहिए होगी, वो हो जाएगी हमारे पास अंडर रूट r² माइनस r माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये जो है इसमें r² प्लस a² माइनस 2ra आएगा, r² कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए ये वाले टर्म का साइन प्लस हो गया। ओके, तो दिस इज फाइनल आंसर कि दिस इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट दिस सिलेंडर। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द थ्योरी, कि अगर आपको पता है ये चीज तो डायरेक्टली आपको बस आंसर टिक करना है। बोला है दो मैग्नेट्स हैं P एंड T, जिसमें से P यूज होता है परमानेंट मैग्नेट्स में, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट की तरह, और T यूज होता है ट्रांसफॉर्मर में। तो हमें उनकी कोर्सिविटी और रिटेंटिविटी के बारे में कमेंट करना है। तो जो परमानेंट मैग्नेट की तरह यूज हो रहा है उसकी तो कोर्सिविटी एंड रिटेंटिविटी दोनों ही बहुत हाई होनी चाहिए। करेक्ट, रिटेंटिविटी होगी तभी तो अपनी मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो रिटेन करेगा, और कोर्सिविटी स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज ना कर दे अगर उसको किसी दूसरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अपन ने रख दिया।
तो ये दोनों प्रॉपर्टीज के चलते परमानेंट मैग्नेट के लिए तो रिटेंटिविटी और कोएर्सिविटी दोनों ही हाई होने चाहिए, जो कि अपने को किसी ऑप्शन में नहीं मिल रहा। लेकिन ट्रांसफार्मर में यूज होने वाला मैग्नेट, उसके लिए ये दोनों प्रॉपर्टीज लो होनी चाहिए, क्योंकि उसमें ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा, उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बार बार चेंज होगी। तो ट्रांसफार्मर में यूज होने वाला जो मैग्नेट होता है, जो जैसे हम बोलते हैं सॉफ्ट आयरन कोर यूज होती है यूजुअली ट्रांसफार्मर में, उसकी रिटेंटिविटी भी लो होती है और उसकी कोएर्सिविटी भी लो होती है। तो दैट इज द ऑप्शन दैट यू नीड टू चूज। ओके, इस क्वेश्चन में एक सर्कुलर कॉइल को एक्सेस दे रखी है, उसके अबाउट ओमेगा से घुमाया जा रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में, और हमें फाइंड करना है कि इसमें मैक्सिमम वोल्टेज कितना इंड्यूस होगा। ये एक्सेस हो गई, उसकी डायमेट्रिकल एक्सेस, इसके अबाउट ओमेगा से घुमा रहे हैं, इसका रेडियस आर दे रखा है क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर्स। मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू दे रखी है यूनिफॉर्म 5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, और इसको हाफ रोटेशन पूरा करने में जो टाइम लगता है वो 0.2 सेकेंड्स दे रखा है। तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी अपने पास π/0.2। हाफ रोटेशन बोला था इसलिए पाई लिया है। अब इसमें मान लो इनिशियली हम लोग ये माने कि मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इस तरह से परपेंडिकुलर टू द प्लेन है और एरिया वेक्टर भी इसी तरफ है, ठीक है, इस तरह से ये प्लेन में अगर कॉइल है तो एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा टाइम के फंक्शन में अगर लिखें तो अभी तो बी इंटू एरिया है, बट टी टाइम में ये कितना एंगल रोटेट कर लेगा कॉइल, ओमेगा इंटू टी। तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, ओमेगा टी, सेम जितना एंगल रोटेट कर लिया, क्योंकि इनिशियल टाइम पे दोनों के बीच में एंगल 0 है, बट कॉइल रोटेट होगी तो उसका एरिया वेक्टर रोटेट होगा। तो फ्लक्स एट टाइम टी लिख सकता हूं मैं बी इंटू एरिया इंटू कॉस ओमेगा टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो माइनस ऑफ डी फाइव बी बाई डी टी होगा, और इससे हमारे पास आएगा बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसमें जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो आएगा अपने पास बी ए ओमेगा, जिसमें बी ए और ओमेगा की वैल्यूज पुट करनी है। तो अपने पास बी की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 10⁻⁻5, एरिया हो जाएगा अपने पास पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी अपने पास π/0.2। ये हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू होगी। एंड ऑन सॉल्विंग दिस कम्स आउट टू बी approximately 2.5 इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट्स, इसके नियर अबाउट आती है वैल्यू। ओके, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक कंटेनर में लिक्विड है और कंटेनर को घुमाया जा रहा है इस वर्टिकल सिमेट्रिकल एक्सेस के अबाउट ओमेगा, कांस्टेंट ओमेगा से, जिसकी वैल्यू है 10 रेडियन पर सेकेंड। तो हमें इस हाइट की वैल्यू बतानी है और रेडियस दे रखा है इस कंटेनर का, सिलिंड्रिकल कंटेनर है, वो है 5 सेंटीमीटर्स। सपोज मैं इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस और इस डायरेक्शन में वाई एक्सिस मान लेता हूँ। तो यहाँ पर एक पार्टिकल लिया, ठीक है, ये मैंने उस पॉइंट पर टेंजेंट बनाई, और इस पार्टिकल पर कंटेनर के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग फोर्सेस लिखें, तो अगर इस पार्टिकल का मास अगर m है तो एक तो नीचे आ जाएगा mg, और एक इस डायरेक्शन में आ जाएगा, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, तो ये x डिस्टेंस हो गई, तो इस तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएंगे m ओमेगा स्क्वायर x, जिसका रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। और फ्लूइड मैकेनिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि आइडियल फ्लूइड के लिए क्या होता है कि सरफेस पर कोई भी पार्टिकल हो, उसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। सरफेस हमेशा नेट फोर्स के परपेंडिकुलर रहेगा, यानी कि दिस एंगल विल बी टेंजेंट के साथ, ये जो टेंजेंट है उसके साथ नेट फोर्स का एंगल जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। अगर इस टेंजेंट का इस एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा है, तो देखो दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा एंड दिस एंगल विल बी अगेन थीटा। तो दिख रहा है इस वेक्टर डायग्राम से कि ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है फोर्स का, और उसका नेट फोर्स ये है। तो मैं लिख सकता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर x अपॉन mg।
इस कर्व के लिए tan थीटा की वैल्यू अगर निकालनी हो तो वो tan थीटा जो है वो टेंजेंट का स्लोप ही तो है, तो dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहां से क्या आ गया, dy बाई डी एक्स टैन थीटा बराबर जो है tan थीटा dy बाई डी एक्स के, उसको लिखा ओमेगा स्क्वायर एक्स अपॉन जी। फिर यहां से हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको यहां कर कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, डी वाई इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी एक्स स्क्वायर डी एक्स। और जो मैंने कोऑर्डिनेट्स माने हैं, जो एक्सेस मानी है, उसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट क्या है, ओरिजिन, यानी कि x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू r पर मुझे y की वैल्यू चाहिए जो कि हाइट h की वैल्यू दे देगी। तो यहां पर आ गया अपने पास h इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, यहाँ x है, x स्क्वायर नहीं है, x dx आएगा, r स्क्वायर बाई 2g। वैल्यूज पुट कर देते हैं, ओमेगा की वैल्यू रख दी अपन ने 10 थी तो 10 का स्क्वायर 100, रेडियस की वैल्यू, रेडियस था 5 सेंटीमीटर्स, तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 आएगा, मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 अपॉन 2 इंटू 10, ये आती है हमारे पास हाइट। और यहाँ से अगर अपन इसको सिंप्लीफाई करें तो ये इससे कैंसिल होके 12.5 आता है, एक इससे कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास आता है 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, और इन अदर वर्ड्स 1.25 सेंटीमीटर्स। तो ये हमारा हाइट के लिए फाइनल आंसर हो गया। ओके, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में जो सिचुएशन दी है, दो ट्रेन्स हैं, ट्रेन ए एंड ट्रेन बी, और ए के अंदर, ट्रेन ए के अंदर एक मैन, ए ट्रेन अगर इस तरफ 36 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो मैन उसके अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में 1.8 किलोमीटर्स पर आवर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये दौड़ रहा है। और बी ट्रेन ए ट्रेन के ऑपोजिट 72 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। फाइनल आंसर मीटर पर सेकंड में पूछा है, तो दिस विल बी कन्वर्ट कर लिया हमने 10 मीटर्स पर सेकंड, दिस विल बी 20 मीटर्स पर सेकंड एंड दिस विल बी 0.5 मीटर पर सेकंड। सपोज मैं राइट साइड वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूँ, ठीक है, दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, तो उस हिसाब से अगर अपन लिखें तो हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बी, दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ मैन नहीं पता, लेकिन हमें वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ए पता है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ए कर लें अगर, फिर माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, इसको ऐड करके वेलोसिटी ऑफ मैन मिल जाएगा। अब ये सारे वेक्टर्स की वैल्यू साइन के साथ रखनी है, तो ये हो गया अपने पास माइनस ऑफ 0.5, वेलोसिटी ऑफ ए हो गया 10 और बी की वेलोसिटी हो गई हमारे पास -20, तो दिस कम्स आउट टू बी 30 माइनस 0.5, 29.5 meters per second velocity of man with respect to b. This is final answer. Now next question is from geometrical optics. एक कॉन्केव मिरर के एक्सेस पर इस तरह से एक रियल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, और हमें इमेज की प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है, बेसिकली ऑप्शंस में से चूज करना है इमेज की वेरियस प्रॉपर्टीज। तो ये तो वैसे डायरेक्टली याद रहता है अपने को, बट मैं एक बार रे डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये पैरेलल रे फोकस से पास होगी और एक रे जो फोकस पे से गई हो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगी, तो यहाँ पर इमेज बनेगी इस तरह से। तो ये बनेगी अपने पास इमेज की जो प्रॉपर्टीज हैं वो लिखें अगर अपन, तो रियल इमेज, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो केटीजी का क्वेश्चन है।
क्वेश्चन में दे रखा है कि एक मिक्सचर में 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 5 मोल्स ऑफ आर्गन को मिक्स किया जाता है एट टेम्परेचर T, और हमें इस मिक्सचर की टोटल इंटरनल एनर्जी बतानी है। तो इंटरनल एनर्जी होगी, दोनों की ऐड करेंगे अपन, F1/2 nRT प्लस F2/2 nRT। पहले ऑक्सीजन की लिखते हैं, डायटोमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 5/2, नंबर ऑफ मोल्स हैं उसके 3 इंटू RT। आर्गन, आर्गन है अपने पास मोनोटोमिक गैस, तो उसके लिए आ जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम 3/2, नंबर ऑफ मोल्स हैं 5 इंटू RT। तो यहाँ से आता है अपने पास 15/2 RT प्लस 15/2 RT विच विल बी 15 RT। टोटल जो इंटरनल एनर्जी है जिसको हम लोग I से रिप्रेजेंट करने के बजाय U से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये आ गया अपने पास। ओके, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में जो सिचुएशन दी है, डायग्राम बना लेते हैं। ये एक फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन हो गया, ये एंगल थीटा, दिस पॉइंट इज C, m मास का ब्लॉक है, दिस पॉइंट इज गिवन एज B एंड दिस इज A। BC वाले पोर्शन की लेंथ 2 टाइम्स ऑफ AC दे रखी है, तो इसकी लेंथ मैं मान लेता हूँ x, तो इसकी हो जाएगी 2x। यहाँ पर तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है नॉन जीरो, और इस पोर्शन में B से C वाले पोर्शन में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0। क्वेश्चन में सिचुएशन ये दी है कि B पॉइंट से स्लाइड करना स्टार्ट करता है, ये ब्लॉक रिलीज किया, इनिशियल वेलोसिटी 0, और A पॉइंट पर पहुंच के वापस रेस्ट पर आ जाता है। तो हमने क्या किया, B टू A वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दिया। हमने लिखा वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा के, बट इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों ही 0 हैं, तो डेल्टा के इज 0। नॉर्मल का वर्क डन 0 रहेगा बिकॉज नॉर्मल हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर रहेगा। ग्रेविटी का वर्क डन लेना है तो हम ये बोल देते हैं कि mg साइन थीटा और mg कॉस थीटा जो दो कंपोनेंट्स होंगे ग्रेविटी के, उसमें से साइन थीटा वाला कंपोनेंट ही वर्क करेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे mg साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 3x, और फ्रिक्शन सिर्फ इतनी डिस्टेंस के लिए लगेगा तो फ्रिक्शन का वर्क लिख लेते हैं माइनस ऑफ म्यू mg कॉस थीटा। ये जो नॉर्मल है ये mg कॉस थीटा के बराबर होगा, और इस डायरेक्शन में mg साइन थीटा लगेगा, और जब ये ब्लॉक यहाँ पहुंचेगा तब फ्रिक्शन लगना स्टार्ट करेगा जो कि म्यू इंटू नॉर्मल होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये आ गया इंटू x वर्क डन लिखने के लिए, इक्वल टू 0 किया तो ये x तो कैंसिल हो गया, mg कैंसिल हो गया, और हमें म्यू चाहिए था, तो म्यू कम्स आउट टू बी 3 tan थीटा। तो जो क्वेश्चन दिया था उसमें k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3। ओके, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब लैम्डा वेवलेंथ की लाइट यूज करते हैं तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो v होता है, तो hc बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू e इंटू वी। ये है इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में रिलेशन, ये वर्क फंक्शन है उस सरफेस का। सेम सरफेस पर हमने 3 लैम्डा वेवलेंथ की लाइट यूज करी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो v/4 हो गया। तो इसमें हमने क्या, हमसे पूछा गया है कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितनी होती है, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए तो ये लिख सकते हैं hc बाय लैम्डा थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। तो हमने क्या किया, hc बाय 3 लैम्डा, ये वाली इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू 1/4, ये e इंटू वी की जो वैल्यू है वो यहां से उठा के यहां रख दी, तो hc बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। जहां जहां वर्क फंक्शन लिखा है वहां पर ये वैल्यू लिख देते हैं, तो hc बाय 3 लैम्डा माइनस hc बाय लैम्डा थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू 1/4 hc बाय लैम्डा माइनस hc बाय लैम्डा थ्रेशोल्ड। अब यहां से अपने पास ये hc तो कॉमन आकर कैंसिल हो गया, और इससे अपने को लैम्डा थ्रेशोल्ड निकालना था। तो लैम्डा थ्रेशोल्ड जो सॉल्व होने के बाद आता है वो 9 लैम्डा के बराबर आ जाता है। ओके, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है
कि दो आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है उसका रेशियो दिया हुआ है और हमसे पूछा है दोनों में टेंशन का रेशियो क्या होगा। तो हमने लिखा 450, ये एक्स स्ट्रिंग के अंदर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, दिस विल बी इक्वल टू 1/2L अंडर रूट टी एक्स अपॉन म्यू, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ। एंड दूसरी स्ट्रिंग के लिए 300 1/2L अंडर रूट टी वाई अपॉन म्यू। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं बिकॉज वी नीड टू फाइंड टी एक्स और टी वाई का रेशियो। तो हमें मिलता है टी एक्स अपॉन टी वाई का अंडर रूट इज इक्वल टू 3/2 और यहाँ से टी एक्स अपॉन टी वाई कम्स आउट टू बी 9/4 जो रेशियो हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कौन सा केस कंसिडर किया है, हमने कंसिडर किया है फॉर अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कैपेसिटेंस चैप्टर का क्वेश्चन है, दिया है कि एक कैपेसिटर को 220 वोल्ट्स की बैटरी से चार्ज कर लेते हैं कंप्लीटली, फिर उसको यहां से डिस्कनेक्ट करते हैं और एक दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं जिसकी कैपेसिटेंस है 2.5 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये चार्ज लेकर आया कैपिटल क्यू फुल्ली चार्ज होने के बाद, तो वो चार्ज इन दोनों पे डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, और ये चार्ज जब इन दोनों पे डिवाइड होगा तो फाइनली दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। दैट मीन्स Q1 अपॉन C1, इसको C1 बोल रहा हूं मैं, इसको C2, इस मस्ट बी इक्वल टू Q2 अपॉन C2। तो जो चार्ज डिवाइड होगा दोनों के ऊपर दैट विल बी इन द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस, दैट विल बी 2:1। ठीक है, 2:1 के रेशियो में चार्ज डिवाइड होना है और वो Q1 और Q2 जो इनिशियली तो ये अनचार्ज था, चार्ज तो ये लेकर आया था, तो दोनों को जो चार्ज मिल रहा है उसका सम तो ओरिजिनली जो ये चार्ज लेकर आया था उसके बराबर ही होगा। और वो कितना होगा, दिस मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल Q मस्ट बी इक्वल टू C1 भी। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 5 इंटू 220 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्स में अगर लिखे तो C इंटू वी किया है बस मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं अपन 5 इंटू 220 इंटू 10⁻⁻6, ये दोनों का सम हो गया और 2:1 के रेशियो में डिवाइड करना है। दैट मीन्स Q1 विल बी इक्वल टू 5 इंटू 220 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 और Q2 विल बी इक्वल टू 5 इंटू 220 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1/3। अब हमें लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट निकालना है। तो इनिशियली कितनी स्टोर थी और फाइनली इन दोनों पे मिला के कितनी है उसका सब्ट्रैक्शन करना है। तो हीट लॉस इज इक्वल टू, इसमें तो लिख सकते हैं अपन इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड हाफ CV² से भी लिख सकते हैं और Q²/2C से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा हाफ CV²। ठीक है, और माइनस बाद में जो एनर्जी स्टोर्ड है उसके लिए आप लिख लोगे Q1²/2C1 फिर माइनस Q2²/2C2 और इसमें Q1 और Q2 की वैल्यूज पुट करनी है और ये जो फाइनली सॉल्व करने के बाद वैल्यू आती है दैट इज 1210 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4 अगर हम SI यूनिट्स में बात करें तो जूल्स। तो दिस इज द फाइनल आंसर कि कितना हीट लॉस होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेव ऑप्टिक्स और YDAC एक्सपेरिमेंट के बारे में बात हो रही है। तो मान लो ये दो स्लिट्स, ये स्क्रीन हो गई, इन दोनों के बीच में गैप दे रखा है 1 mm जिसको हम स्मॉल d लिख लेंगे, ये कैपिटल D दे रखा है 1 मीटर और ये हो गया, अगर ये y है तो ये 0 है, y इक्वल टू 0। तो हमें बात करनी है y इज इक्वल टू 1.270 mm पर कि यहाँ पर पाथ डिफरेंस
कितना होगा। तो इसमें अगर कैलकुलेशन ध्यान हो आप लोगों को, तो यहाँ से अपन ये एंगल थीटा मेजर करते हैं और इस थीटा के टर्म्स में जो पाथ रेफरेंस आता है वो पाथ रेफरेंस जो है दैट कम्स आउट टू बी, अगर इसको मैं x1 और x2 बोल दूं तो x2 माइनस x1 जो है वो आता है d साइन थीटा। अब देखो इसमें ये तो है ओनली 1.270 मिलीमीटर और ये 1 मीटर है, तो थीटा इज स्मॉल, देयरफॉर हम लोग इसको अप्रॉक्सीमेटली d tan थीटा लिख सकते हैं, विच विल बी d इंटू टैन थीटा की वैल्यू y अपॉन कैपिटल D लिख सकता हूँ मैं। अब ये वैल्यूज पुट करनी है अपने को, तो स्मॉल d हो गया अपने पास 10⁻³ मीटर, 1 mm जो दिया हुआ था। y की वैल्यू हो गई हमारे पास 1.27 इंटू 10⁻³ अपॉन 1, तो दिस कम्स आउट टू बी 1.27 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक प्रोटॉन एंटर करता है और उसकी इनिशियल स्पीड 10 मीटर्स पर सेकेंड है और मैग्नेटिक फील्ड से 60 डिग्री एंगल पर है। तो सपोज एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई और ये वेलोसिटी हो गई जो कि 10 मीटर्स पर सेकेंड और ये एंगल 60 डिग्री है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 2 मिली टेस्ला। तो इसमें पिच पूछी है, इसका जो हेलिकल पाथ होगा उसकी पिच पूछी है। और पिच कैसे निकालते हैं हम लोग, वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग वाला कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय उसके सर्कुलर पाथ का टाइम पीरियड जो कि होता है 2πm अपॉन QB। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज हमें पुट करनी है। यहां पे अपन अगर वेलोसिटी लिख लें तो 10 cos 60 डिग्री 2π अपॉन b की वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू 10⁻³ और मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन, इसकी वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻8। तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाता है, ये हो गया 5, 2 से ये 2 कैंसिल, 5 इंटू पाई और यहाँ पर अपने पास आ जाता है 10⁻⁻5। तो इसको अपन लिख सकते हैं 50, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें तो 50 पाई माइक्रोमीटर। दिस इज द पिच ऑफ हेलिकल पाथ ऑफ प्रोटॉन। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में सिचुएशन दे रखी है कि एक चार्ज पार्टिकल जिसका मास m और चार्ज q मान लेते हैं, वो x एक्सिस के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी v लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में एंटर करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ। बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू d सिर्फ इसी रीजन में है, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से हटा के यहाँ पर बना दिया क्योंकि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इस बात को समझाने के लिए। तो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से जब तक इस रीजन में रहेगा फोर्स कितना लगेगा, QE, जो कि y डायरेक्शन में लगेगा, विच विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, और एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन आ जाएगा QE/m। तो पाथ जो है इनिशियल वेलोसिटी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, उनके बीच में एंगल 0 या 180 नहीं है, तो पाथ पैराबोला होगा और फिर यहाँ पर पहुंचने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगना बंद हो जाएगा, तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलता चला जाएगा। तो यहाँ तक तो पैराबोला होगा और फिर उसी स्लोप से, ठीक है, ये स्लोप जो है वो एग्जैक्टली उतना ही होना चाहिए जो पैराबोला के इस पॉइंट पे होगा, इस पॉइंट से जस्ट पहले, उसी स्लोप से कंटिन्यू कर जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब अगर हमें इस पैराबोला की इक्वेशन लिखनी है 0 से d के बीच में, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, जब तक इसमें चल रहा है तब तक मैं बोल सकता हूँ कि ओरिजिन से स्टार्ट किया तो x कोऑर्डिनेट जो है वो होगा v इंटू टी, क्योंकि x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी v है और x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। और y डायरेक्शन में इनिशियल कोऑर्डिनेट तो 0 ही है, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में क्या है, 0, तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लिखना हो तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, नॉन जीरो। बट इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो हाफ QE/m
इंटू टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर वाला टर्म बच गया। टी की वैल्यू यहां से इसमें रख देते हैं, तो हमारे पास आ गया हाफ क्यू ई बाय एम इंटू एक्स स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। ये आ गई अपने पास पैराबोला की इक्वेशन। इसके बाद जो स्ट्रेट लाइन मोशन है, अगर उसकी इक्वेशन चाहिए तो यहां पर पहुंचने पर उसकी वी एक्स वेलोसिटी तो वी रहेगी, वी वाई और पता कर लेते हैं। वी वाई कितना होगा, वी वाई विल बी इक्वल टू ए वाई इंटू टी। इनिशियल वेलोसिटी तो वाई डायरेक्शन में जीरो है, अगर मैं यू वाई लिखता भी तो ये तो जीरो है। अब मुझे चाहिए कि यहां पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, तो वो टाइम मैं लिख सकता हूं कि दिस टाइम विल बी इक्वल टू डी अपॉन वी एक्स, क्योंकि x डायरेक्शन में d डिस्टेंस ट्रैवल करनी है और x वाली वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो इतने टाइम में ये इस पॉइंट पे पहुंचेगा। तो ये टाइम यहाँ पे रख देते हैं, तो वी वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, क्यू ई बाय एम, ये तो हो गया ए वाई इंटू टाइम डी अपॉन वी। ये वेलोसिटी का y कॉम्पोनेंट आ गया। ठीक है, इसका मतलब है कि ये निकाल लेंगे हम लोग कि इसकी जो टोटल वेलोसिटी है उसका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना एंगल है, tan थीटा विल बी इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। तो ये रहा वी वाई और वी एक्स तो है वो तो वी के बराबर है ही, इन दोनों को अपन बस डिवाइड करना है, तो हमें मिल जाएगा क्यू ई डी अपॉन एम वी स्क्वायर। ये tan थीटा की वैल्यू आ गई। तो इसके बाद जो स्ट्रेट लाइन है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो आप निकाल ही लोगे, एक्स कोऑर्डिनेट तो पता ही है डी, वाई कोऑर्डिनेट चाहिए तो इसमें एक्स की वैल्यू बस डी रखनी है, तो वाई कोऑर्डिनेट आ गया, पैराबोला पे लाई कर रहा है ना। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपने को पता है एक्स कॉमा वाई, और इस लाइन का स्लोप पता है, तो लाइन का स्लोप पता है और एक पॉइंट से पास कर रही है वो पता है, तो हम लोग y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट वाला फॉर्म यूज करके स्ट्रेट लाइन जो पाथ है जो कि डी के बाद होगा उस ट्रैजेक्टरी की भी इक्वेशन लिख सकते हैं, जिसमें वाई नॉट यहाँ से निकल जाएगा जब आप एक्स की वैल्यू डी रखोगे, यहाँ एक्स नॉट की वैल्यू डी और स्लोप ये रहा। ओके, तो ये दोनों जो ट्रैजेक्टरीज हैं, अलग अलग टुकड़े जो हैं ट्रैजेक्टरीज के, उनकी इक्वेशंस हो गई। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कम्युनिकेशन सिस्टम चैप्टर का क्वेश्चन है, और इसमें दे रखा है कि कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड 5 यूनिट्स है, जो मैसेज है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो 3 यूनिट्स है, जो कैरियर वेव पे सुपर इम्पोज होगा। ठीक है, तो हमें जो मॉड्यूलेटेड वेव मिलेगी उसके मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछा है। तो मैक्सिमम अपॉन मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव विल बी AC अपॉन AM अपॉन AC माइनस AC प्लस AM अपॉन AC माइनस AM। यहाँ से लिखना था अपने को 5 + 3 अपॉन 5 माइनस 3, 8 अपॉन 2 दैट विल बी 4। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, रेशियो फाइंड करना था, दैट विल बी 4। ओके,